नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के आज की क्लास में हम उद्योग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट वीडियो और पीडीएफ का पैकेज चाहते हैं तो सिर्फ 149 रुपये में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इसमें भी आप एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। वो अभी नवरात्रि ऑफर में कैसे पाएंगे मैं आपको बताऊँगा। इसी तरीके से अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज 2799 रुपये में, और एडीओ का पंचायती राज ग्रामीण विकास और आजीविका का पैकेज लेना तो आपको 1799 में जो अवेलेबल है, इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा नवरात्रि ऑफर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नवरात्रि ऑफर का लाभ कैसे लेंगे, अभी जो है लिमिटेड छात्रों के लिए नवरात्रि ऑफर पर सीधे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी कोर्स, ध्यान दें, कोई सा भी कोर्स, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उसमें 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, जो कोर्स आपको लेना है उसको ओपन करिएगा, नीचे जब कोर्स के स्क्रॉल करते हैं एप्लीकेशन के अंदर तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कूपन कोड, वहीं पे नवरात्रि 20 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहेगा। सिंपली उसको क्लिक करके अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे आपको जितना भी प्राइस रहेगा उसका 20% लेस हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप बाय नाउ करके पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है वैसे तो 30 मार्च तक है, लेकिन लिमिटेड छात्रों के लिए, तो जल्दी से जल्दी जो भी कोर्स आपको लेना है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन से। तो आज का जो टॉपिक है वो है उद्योग, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 10 है उद्योग। तो उद्योग में हम सबसे पहले देखेंगे उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी। उद्योग क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के अंडर लिया जाता है। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र उद्योग क्षेत्र एक ही है। आपको ध्यान रखना है कि सकल घरेलू उत्पाद में जितना भी पैसा आता है उसमें से उद्योग क्षेत्र का क्या भागीदारी, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और सकल घरेलू उत्पाद में हम जितना भी डेटा पढ़ते हैं वो स्थिर भाव के हिसाब से पढ़ते हैं। और स्थिर भाव को जो आधार वर्ष है 2011-12, बहुत पहले क्लास में लेक्चर 1 में ही मैंने ये सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो 2022-23 के लिए विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है वो है 50,90,529 लाख अनुमानित। वृद्धि की हम बात करें पिछले साल की अपेक्षा तो 5.02% वृद्धि यहाँ पे दिखता है। और प्रतिशत हिस्सा कितना अनुमानित है, ये डेटा थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का जो प्रतिशत हिस्सा अनुमानित है 2022-23 के लिए वो है 18.67%। कितना, 18.67%। जीडीपी का जो 18.67% है वो विनिर्माण क्षेत्र से अनुमानित है इस वर्ष के अनुमान के हिसाब से, 22-23 के अनुमान के हिसाब से। फिर एक और टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल। ये क्या चीज़ है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को के भुगतान संबंधी जितने भी विवाद होते हैं, तो भुगतान संबंधी विवादों के निराकरण के लिए ये जो काउंसिल है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन, इसको गठित किया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल क्यों गठित किया गया है, तो भुगतान संबंधी विवादों के निराकरण के लिए, बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। फिर अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। युवा वर्ग को उद्यम, सेवा, व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु बैंकों से प्राप्त होने वाली ऋण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए ये योजना लाया गया है। देखिए, युवाओं को ऋण आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जो यंग युवा हैं उसमें कोई भी अगर आप ऋण लेंगे तो गिरवी रखने के लिए, मतलब एक जो गारंटी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें जो है प्रॉब्लम ना हो, इसलिए युवा वर्ग की मदद के लिए, ताकि वो उद्यम, कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकें, ऋण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है लाया गया है। बैंकों की ऋण प्रदायगी में शासन की गारंटी है, मतलब शासन गारंटी लेता है इस योजना के तहत। इस योजना द्वारा शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान अधिकतम 1.5 लाख व औद्योगिक निवेश पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। तो मार्जिन मनी अनुदान हो गया और जितने भी निवेश हो गया उस पर प्रोत्साहन राशि तो दिया जाता है। तो आपको मोटा मोटी क्या याद रखना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है, युवा वर्ग को जो भी ऋण संबंधित दिक्कतें होती हैं उसका समाधान करने के लिए, और शासन गारंटी लेती है। जो भी गारंटी का सेवा शुल्क होता है वो गवर्नमेंट ही पे करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उसमें क्या क्या ऋण मिलता है, विनिर्माण उद्यम के लिए परियोजना लागत अधिकतम 25 लाख रुपए तक, और सेवा उद्यम के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख तक, और व्यवसाय के लिए परियोजना लागत अधिकतम 2 लाख। मतलब ये
इकाई का जैसे विनिर्माण उद्यम एक इकाई बनाना है तो अधिकतम जो है 25 लाख तक का जो है आपको लोन मिल सकता है। सेवा उद्योग में अधिकतम आपका 10 लाख तक और व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर इसी तरीके से आपका एक और योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ठीक है, रोजगार सृजन मतलब रोजगार का सृजन करना, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। परियोजना लाभ जैसे विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपए तक का और सेवा एवं व्यवसाय में अधिकतम 20 लाख रुपए तक का जो है इसमें लाभ मिलता है। तो विनिर्माण क्षेत्र में कितना, अधिकतम 50, सेवा एवं व्यवसाय में अधिकतम 20 लाख। लाभार्थी का जो अंशदान होगा मतलब इतने तक का जो है ऋण मिलता है, लेकिन मिनिमम कुछ ना कुछ लाभार्थी को देना पड़ता है। तो लाभार्थी को जैसे सामान्य वर्ग का है तो उसको 10% तक का देना पड़ेगा, जो भी इकाई लागत है उसको 10% का। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य को 5%। इसमें अनुदान की जो दर है वो आपको याद रखना है, कितना परसेंट अनुदान का जो है दर है। जैसे कि आपको 50 लाख तक का कोई काम करवाना है, कोई इकाई स्थापित करना है विनिर्माण क्षेत्र में, तो अगर सामान्य वर्ग है तो उसको शहरी क्षेत्र का व्यक्ति तो 15% का अनुदान मिल जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति तो उसको 25% तक का अनुदान मिलेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य को शहरी क्षेत्र के हैं तो 25% और ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो 35% का अनुदान मिलता है। पात्रता क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और स्व सहायता समूह या सोसाइटी भी इसमें पात्र हैं। तो ये है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। फिर अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना को इससे पहले भी मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, आपको बताया था कि 3 तरीके के इसमें ऋण का जो है बंदोबस्त किया जाता है, शिशु ऋण योजना, किशोर ऋण योजना और तरुण ऋण योजना, है ना। इसमें KSKT ऐसे याद रखना करके मैंने आपको बताया था, SKT। तो शिशु ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण मिल जाता है, किशोर ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण ऋण योजना के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कोई उद्योग स्थापित करना है तो शिशु, किशोर, तरुण, इन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप ऋण ले सकते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत। फिर अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना में पात्र कौन कौन है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला उद्यमी, ये 3 पात्र हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या है, प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी, है ना। जितने भी बैंक शाखा है उसमें से कम एक अनुसूचित जनजाति या फिर एक अनुसूचित जाति या एक हितग्राही, कोई भी एक महिला हो सके, इनमें जो है स्टैंड अप योजना का लाभ दिलाना। ऋण सीमा क्या है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मिलता है, बस उसमें उतना ही याद रख लेना। फिर अगला जो टॉपिक है वो है रेलवे लाइन के विकास से संबंधित। तो रेलवे लाइन का क्या क्या विकास हो रहा है वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत सारे रेलवे लाइन पढ़ाऊंगा लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बोलूँगा मैं, उसको आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। पहला ईस्ट रेल कॉरिडोर। ये जो योजना है 2 चरण में क्रियान्वित की जा रही है। ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज़ 1 और ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज़ 2। फेज़ 1 का जो ईस्ट रेल कॉरिडोर है फेज़ 1 वो खरसिया से धर्मजयगढ़ तक बन रहा है ना। इसकी जो लंबाई है वो 131 किलोमीटर होगी। यहाँ कहाँ से जाएगा ये, खरसिया, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, डोंगा, महुआ है। और दूसरा है ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज़ 2, ये धर्मजयगढ़ से कोरबा तक जाएगा, है ना। इसकी जो लंबाई है 62.5 किलोमीटर। फिर अगला है ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर। ये गेवरा पेंड्रा रोड से उर्गा कुसमुंडा तक जाएगा। निर्माण कार्य इसका प्रगति पर है। इसकी जो लंबाई है वो 138 किलोमीटर होगी। अब आगे जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दल्ली राजरा रावघाट रेल लाइन परियोजना, इसको दंडकारण्य रेल नेटवर्क के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो दंडकारण्य रेल नेटवर्क परियोजना कहा जाए या फिर दल्ली राजरा रावघाट रेल लाइन परियोजना कहा है, आपको ये चीज़ याद रखना है। बेसिकली जैसे इन क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों में जैसे यहाँ पे एनएमडीसी है जगदलपुर इधर इलाके में, यहाँ पे भी आपका जो है लॉ एस्क पाया जाता है, रावघाट वगैरह में भी लॉ एस्क पाया जाता है। तो इनका जो कच्चा माल है इसके ट्रांसपोर्टिंग वर्क के लिए, कच्चा माल हो गया इनके ट्रांसपोर्टिंग वर्क के लिए या फिर एक दूसरे जगह भेजने के लिए स्पेशली ये बनाया जा रहा है।
तो इसकी जो कुल लंबाई होगी वो 235 किलोमीटर होगी दंडकारण्य रेल नेटवर्क के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि दिल्ली राजहरा रावघाट रेल लाइन परियोजना और रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना, इसको दो भाग में बांट दिया गया है दंडकारण्य रेल नेटवर्क परियोजना को। तो दिल्ली राजहरा यहाँ पे है, यहाँ पे रावघाट हो गया, यहाँ पे जगदलपुर हो गया। तो दिल्ली राजहरा से रावघाट यहाँ पे 95 किलोमीटर तक का बनेगा और यहाँ रावघाट से लेकर जगदलपुर तक 140 किलोमीटर का, दोनों को मिला देंगे तो 235 किलोमीटर का ये जो परियोजना है दंडकारण्य रेल नेटवर्क परियोजना, ये आपका याद रखना है कि पहला चरण में दिल्ली राजहरा से रावघाट 95 किलोमीटर और दूसरे चरण में रावघाट से जगदलपुर 140 किलोमीटर तक का बनाने का जो है ये योजना है, टोटल 235 किलोमीटर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रिंग रेल लिंक परियोजना। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार हम पढ़ लेते हैं। परियोजना की लंबाई जो है वो 17 किलोमीटर है, लागत जो है वो 241 करोड़, जिसमें भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी जो है वो 50-50 है। भारतीय रेल 50% व्यय करेगा और छत्तीसगढ़ शासन 50% व्यय करेगा। परियोजना का क्रियान्वयन दपुमरी मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाना है। इसके निर्माण से मनेन्द्रगढ़ निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास हेतु 9 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत रेल मंत्रालय के मध्य MOU किया गया था। यह छत्तीसगढ़ सरकार एवं रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उपक्रम है। इसमें राज्य सरकार की जो भागीदारी है वो है 51% और भारत सरकार की जो भागीदारी वो है 49%। तो MOU कब हुआ था? 9 फरवरी 2016 को। अब जिसका भी भागीदारी 50% से ज़्यादा होता है, चाहे वो 1% ही ज़्यादा क्यों ना हो, जिसमें जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 51% है, तो उसका मालिकाना हक ज़्यादा रहता है, उसको एक तरह से मालिक कहते हैं, एक तरह से आप समझिए ये, है ना। तो ये जो है छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं ये आपको याद रखना कि छत्तीसगढ़ का ही है और संयुक्त उपक्रम में ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ सरकार एवं रेल मंत्रालय का ये संयुक्त उपक्रम है। अब हम अगला टॉपिक है स्थापित औद्योगिक क्षेत्र। अब इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जगह पर है। अगर क्वेश्चन आएगा PSC या व्यापम में, अभी तक अगर आप MCQ वगैरह सॉल्व किए होंगे या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत सिंपल आता है कि ये फला औद्योगिक केंद्र जो है किस स्थान पर है, या तो जोड़ी मिलाव आ जाएगा या तो अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पूछा जाता। तो आपको क्या करना है, इस टेबल में जैसे इकोनॉमिक्स सर्वे में दिया गया है एज इट इज़ मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, एक मैप बना लेना और जिस स्थान पे, जैसे रायपुर में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक ऐसे मैप बनाना। जैसे यहाँ पर रायपुर है तो रायपुर में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है उसको आप लिख लेना, ठीक है। जैसे आपको दुर्ग में आएगा, दुर्ग में जितने औद्योगिक क्षेत्र है लिख लेना। ऐसे करके एक मैप बना लेना, वो आसान होगा और रिवीजन जब आप करोगे तो एकदम फट से याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट नाम आपको गिनाते जाता हूँ। ये जो पहले औद्योगिक क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं वो 200 हेक्टेयर से अधिक के औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो पहला है औद्योगिक क्षेत्र उरला, ये रायपुर में है। आपका औद्योगिक क्षेत्र विकास केंद्र सिलतरा, फिर है औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी, बिलासपुर में आता है। औद्योगिक विकास केंद्र बोरई दुर्ग, औद्योगिक क्षेत्र सील पहरी, ये बिलासपुर के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है नाम और कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर अगला है औद्योगिक क्षेत्र जो 100 से 200 हेक्टेयर के मध्य है। औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी रायपुर में। इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई में, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क रायपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है महरूम कला राजनांदगांव में। औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर, इंपॉर्टेंट है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बिरकोनी महासमुंद, ये भी एक दो बार आया क्वेश्चन। ये औद्योगिक क्षेत्र जो हम पढ़ रहे हैं अब वो 50 से 100 हेक्टेयर तक है। हालांकि ये कितने हेक्टेयर का वो नहीं पूछा जाएगा, बस स्थान याद रख लेंगे। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नैनपुर गिरवरगंज में है। और फूड पार्क बगौद धमतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र लखनपुरी कांकेर में। फिर 50 हेक्टेयर तक का जो औद्योगिक केंद्र वो हम देखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र रावाभाटा रायपुर में। औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी रायपुर, अंजनी पेंड्रा रोड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हरिन छपरा कबीरधाम। औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर में। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र टेकना जिला दंतेवाड़ा। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र कापन
जिला जांजगीर चांपा। औद्योगिक क्षेत्र बरतौली तिल्दा रायपुर में। औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, ये सरगुजा में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर, ये इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द राजनांदगांव। औद्योगिक क्षेत्र औरेठी भाटापारा। औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी बिलासपुर। अब हम देखते हैं एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य के सूक्ष्म लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है इस केंद्र की स्थापना? भारत सरकार का ये योजना है, जितने भी सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित करना है। नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% अधिकतम 6 करोड़ भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कोई भी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र का 60% अधिकतम 6 करोड़ भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, जिनका विवरण निम्नानुसार है। ठीक है, तो औद्योगिक केंद्र का ये नाम है, ये जिले के हिसाब से हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में जो लिखा है एज इट इज़ वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। पहला खमहरिया मुंगेली में, परसगढ़ी कोरिया, सियारपाली महुआपाली रायगढ़ में। अगला है प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र ग्राम परसिया मुंगेली के लिए, ग्राम सेलर बिलासपुर के लिए, अभनपुर रायपुर के लिए और जी जामगांव धमतरी के लिए। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका नाम पूछ दिया जाएगा और किस स्थान से संबंधित है इतना ही पूछ दिया जाएगा, तो वो मैप करके आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। और कुछ विशिष्ट औद्योगिक पार्क भी है, तो इसमें भी आपको नाम और स्थान याद रखना है। जैसे मेटल पार्क ग्राम रावा भाटा रायपुर, इंजीनियरिंग पार्क ग्राम हथखोज दुर्ग में 122 हेक्टेयर भूमि पर यह फैला है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर में है ये। और फूड पार्क ग्राम बगौद धमतरी। प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क कौन कौन से? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर में। और एक और क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ दिया जाता है कि किस मॉडल पर है ये? पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पहला ऐसा पार्क है जो बन रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क 10 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ की लागत राशि इसमें प्रस्तावित है। फिर नवीन फूड पार्क राज्य में नॉन कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 200 नवीन फूड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कितना? 200 नवीन फूड पार्क। फिर अगला है प्लास्टिक पार्क ग्राम सरोरा रायपुर। भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत सरोरा में 46 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई दुर्ग, ये क्या चीज़ है? लघु उद्योग इकाइयों को उनके उत्पाद की परीक्षण सुविधा उपलब्ध यहाँ पे कराया जाता है और इसका जो परीक्षण है वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। याद रखेंगे, प्रयोगशाला कहाँ पर है? भिलाई जिला दुर्ग। कौशल उन्नयन की अन्य गतिविधियाँ पढ़ लेते हैं। पहला है अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर। अपैरल ट्रेनिंग मतलब सिलाई कढ़ाई से संबंधित, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, अपैरल ट्रेनिंग इसको कहते हैं। अपैरल ट्रेनिंग कहाँ होता है? रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर? रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव। इन सेंटरों से राज्य के युवाओं को अपैरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है। फिर अगला है बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण। तो बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। बस्तर संभाग में कहाँ पे? सुकमा में अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस प्रशिक्षण केंद्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। प्रशिक्षण केंद्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाते हैं। फिर अगला है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बोरई दुर्ग। MSME इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME है ना। तो ये जो है बोरई दुर्ग में स्थापित है। इसको आप क्या रखना, जिला दुर्ग बोरई में टूल रूम की स्थापना की गई है युवाओं को कौशल परीक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए। तो MSME टूल रूम कहाँ पर है? बोरई दुर्ग में। बस इतना याद रख लेना। 112 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा अन्य अधोसंरचना में डिटेलिंग बताया गया, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उस जगह का नाम याद रख लेना। जैसे सिलतरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रायपुर के लिए है। व्यावसायिक परिसर तिफरा बिलासपुर। व्यावसायिक परिसर बिरकोनी का है महासमुंद। वाणिज्यिक परिसर डंगनिया रायपुर। उद्योग भवन रायपुर में। व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिन छपरा, ये कबीरधाम में है। व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी बिलासपुर में है। तो बस नाम याद रख लेना, इसके अलावा इसमें ज़्यादा पढ़ने लायक कुछ है नहीं। फिर अगला है छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर ग्राम तूता नया रायपुर में।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर जो कि नई राजधानी में बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति विकास एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी हो गया, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि के लिए एक सर्व सुविधा युक्त ट्रेड सेंटर बनाया गया है राज्य शासन द्वारा। नई राजधानी क्षेत्र ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। एक्चुअली यहाँ पे प्रस्तावित है, की जा रही लिखा हुआ है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कुल 100 एकड़ भूमि पर ये बनाया जा रहा है, जिसकी जो लागत है वो 192 करोड़। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला तो छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर क्यों बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य जितना भी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले हैं, प्रदर्शनी है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है इत्यादि हो सके, इसलिए छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये जो जगह है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राम तूता नया रायपुर, ग्राम तूता नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। 100 एकड़ भूमि पर 192.14 करोड़ इसकी लागत है, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक है अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य का जो है डिटेलिंग बताया कि कितने कारखाने हैं, कितने पूंजीवर हैं। तो सिर्फ कारखानों की संख्या देख लीजिएगा, बहुत कुछ लिखा हुआ है, याद नहीं रख पाएंगे आप। अखिल भारतीय स्तर पर मतलब पूरे भारत के स्तर पर आपको बताया गया है 2019-20 के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें इसमें तो 2,46,504 और छत्तीसगढ़ में 3,892 और भारत के हिसाब से कारखानों की संख्या का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में हम देखें तो कुल भारत में अगर 100% कारखाना है तो उसका 1.58% छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कारखानों की संख्या 3892, कितना 3892, इतना ही याद रख लेना। फिर अगला जो टॉपिक है वो है ग्रामोद्योग। ग्रामोद्योग में हम पहले पढ़ेंगे रेशम प्रभाग। प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य जो है वो परंपरागत तरीके से किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार की रेशम प्रजातियां टसर एवं मलबरी ककून का उत्पादन होता है, याद रखेंगे इन 2 प्रजातियों के नाम कौन कौन से, टसर एवं मलबरी ककून। तो यहाँ पे अगर आपको उत्पादन पूछा जाए जैसे टसर का उत्पादन, तो पालित टसर का उत्पादन 2021-22 के हिसाब से अगर आप देखें तो 711 लाख नग, ये नग के हिसाब से पालित टसर 711.651 लाख नग और मलबरी ककून का उत्पादन हुआ है 2021-22 के हिसाब से 59,289 किलोग्राम। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने लायक है नहीं इसमें भी। अगला फिर टॉपिक है ग्रामोद्योग हाथकरघा में। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग जो है रोजगार पर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ में लगभग 19,725 करघों पर, ये याद रखेंगे एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हथकरघा क्षेत्र कितना है छत्तीसगढ़ में 19,725, तो छत्तीसगढ़ में 19,725 करघा है जिस पर 59,175 बुनकरों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। राज्य के जांजगीर चांपा एवं रायगढ़, ये जो 2 जिला है वो कोसा वस्त्र के लिए फेमस है, ये कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। इस पेज में आपको क्या क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ में करघों की संख्या 19,725, ध्यान देंगे 19,725। बुनकर समितियों की जो कुल संख्या है वो 301 है। कार्यशील करघे सबसे इंपॉर्टेंट 19,725 और इसमें से टोटल कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है 59,175। फिर इसके बाद है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित परिवार मूलक योजना को संशोधित कर, परिवार मूलक एक योजना है उसको बदल कर मतलब संशोधित कर मुख्यमंत्री रोजगार एवं सृजन कार्यक्रम, ये नया योजना की स्वीकृति दी गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख तथा विनिर्माण क्षेत्र हेतु 3 लाख तथा अनुदान राशि की सीमा 35% है, जिसमें लाभार्थियों को 5% स्वयं अंशदान विनियोजित करना होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। देखिए, अगर कोई सेवा क्षेत्र से संबंधित कोई इकाई बनाना चाहता है ना, तो 1 लाख मैक्सिमम, विनिर्माण क्षेत्र हेतु 3 लाख मैक्सिमम, अनुदान राशि इकाई इतना इकाई तक की आप स्थापना अगर करेंगे है ना, तो आपको जो अनुदान दिया जाएगा 35% का अनुदान दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है
अनुदान राशि 35% दिया जाएगा, जिसमें से लाभार्थी को कम से कम 5% स्वयं से विनियोजित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों को ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना कराकर स्वरोजगार देने की ये जो है योजना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक बार मैं आपको और याद दिला देता हूँ, परिवार मूलक योजना को चेंज करके संशोधित करके मुख्यमंत्री रोजगार एवं सृजन कार्यक्रम एक नया योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत सेवा क्षेत्र का 1 लाख और विनिर्माण क्षेत्र का 3 लाख तक का स्वीकृति दिया जाता है, जिसमें अनुदान राशि 35% मिल जाता है, जिसमें लाभार्थियों को 5% इन्वेस्ट करना होता है ना। इसी तरीके से एक योजना है मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री, याद रखना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना अंतर्गत सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख तथा विनिर्माण क्षेत्र हेतु 50 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने पर, है ना, अगर 20 लाख का सेवा क्षेत्र हेतु और 50 लाख का विनिर्माण क्षेत्र हेतु कोई ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करता है तो सामान्य पुरुष को 25%, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को 35% की अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, और समान वर्ग के पुरुषों को परियोजना लागत का 10% और अन्य को 5% का अंशदान इसमें करना होता है। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। फिर अगला है कारीगर प्रशिक्षण। इस योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। कारीगर प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है ये, और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ग्रामोद्योग स्थापना कैसे करना है उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है कारीगर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत। फिर अगला है खादी उत्पादन। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र संचालित है, और ये 9 उत्पादन केंद्र कौन कौन से? कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगत देवरी, तिफरा, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा एवं डिमरापाल। इसमें 9 स्थानों के नाम शायद ही पूछे जाएं, आपको टोटल केंद्र याद रखना है। खादी उत्पादन केंद्र कितना है? 9। फिर अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र या फिर बांस कला केंद्र। ये कहाँ पर है? बस ये आपको याद रखना है। बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जगदलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। इस केंद्र पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र क्या है? आदिवासी महिलाओं के माध्यम से जितने भी कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती है उनको छत्तीसगढ़ के भीतर या फिर बाहर प्रचार प्रसार किया जाता है या फिर बिक्री किया जाता है। और ये कहाँ पर स्थापित है? जगदलपुर में स्थापित है। इस केंद्र पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी दिया जाता है। अगला विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार। इसके अंतर्गत आपका रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडार के माध्यम से खादी उत्पादन केंद्रों, बांस कला केंद्रों एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाई द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है। जितने भी आपका खादी उत्पादन केंद्र हो गया, बांस कला केंद्र है, उससे जो सामान का उत्पादन किया जाता है उसका विक्रय जो है विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार, जैसे रायपुर हो गया, बिलासपुर, जगदलपुर हो गया, इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो आज की क्लास में हम जितना भी पढ़े उसका ऊपर ऊपर जो सार होता है, मुख्य बिंदु होता है, जो इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में पहले दे दिया जाता है, वो मैं अभी अंत में पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक बार हम रिविजन करेंगे आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ा। तो वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में अगर हम कहें तो अनुमानित है 50,90,529 लाख रुपए। नई औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई। इसमें क्या याद रख सकते हैं आप? जो अभी औद्योगिक नीति चल रही है उसका वर्ष है ना 2019-2025, 2019 से 25 नहीं 24, 5 साल के लिए चलता है। तो अभी औद्योगिक नीति कौन सा चल रहा है? 2019-24।
रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल पर आधारित जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें प्रारंभिक परियोजना लागत 350 करोड़ है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ प्रस्तावित है? रायपुर में। राज्य में वर्ष 2021-22 में लगभग 19,775 करघों पर लगभग 59,175 बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। करघों की संख्या 19,725 और इसमें से कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? 59,175। वर्ष 2021-22 में पालिट टसर का जो उत्पादन हुआ वो 711.651 लाख नग का उत्पादन हुआ। उसी तरीके से मलबरी ककून का उत्पादन हम देखें तो 2021-22 में 59,289 किलोग्राम हुआ। और छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र अभी संचालित हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम में अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए और हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम में आप जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे अभी हम नया जो है क्विक फैक्ट सीरीज चालू किए हैं इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे आप जुड़ेंगे तो आपको डेली नए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह इंस्टाग्राम के माध्यम से मिलेगा। 1 मिनट या फिर 1 मिनट से कम समय में एक क्विक वीडियो हम बना रहे हैं जिसको हम इंस्टाग्राम में डालते हैं। और अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।